बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर साइंस क्लास। आज जो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, आज उसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम अपने प्रीवियस तमाम लेक्चर्स का रिव्यू करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने अब तक जितने भी एसएलओस पढ़े हैं, क्या वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी तो नहीं रहेगी कॉन्सेप्ट में, और कौन कौन से एसएलओस पढ़े हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इस पूरे चैप्टर का क्रक्स क्या था, थीम क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आप जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी इसमें मेन पॉइंट है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन से मुतालिक हमने जो एसएलओस थे वो ये हैं। ये वो तमाम एसएलओस थे जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, और अगर इन एसएलओस को हम डिवाइड करें तो ये 4 मेन सेक्शंस बनते हैं। एक सेक्शन इंट्रोडक्शन का, जिसमें फर्स्ट एसएलओस है। सेकंड सेक्शन है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें ये आपके ये 2 एसएलओस आपकी प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में है, और बाकी के तमाम एसएलओस हमारे एनिमल की क्लासिफिकेशन के बारे में है। और एंड पे ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन पढ़ने का मकसद क्या था। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं मेन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और इंट्रोडक्शन में 2 तरह की चीज़ें शामिल हैं। एक है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, और दूसरी बेसिस। आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए किसी ना किसी बेस की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेशन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी क्लासिफिकेशन की? कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़, कि हम ऑब्जेक्ट्स को, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप अप करते हैं उनमें डिफरेंट तरह के सिमिलैरिटीज़ के बारे में। सो क्विकली मूव करते हैं आगे। और थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देखी थी। हिस्ट्री में हमने 2 तरह के सिस्टम स्टडी किए थे। एक था 2 किंगडम सिस्टम, जिसमें 2 किंगडम्स थे, प्लांट और एनिमल्स किंगडम, यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह के किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। फिर एक ज़्यादा एडवांस सिस्टम आया बाद में, और उसका नाम रखा गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ज़्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन की गई, जिनमें ये तमाम किंगडम्स वजूद में आए। फिर हमने इन तमाम किंगडम्स की क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बारी बारी पढ़े थे। अब बेसिस में क्या थी? 5 किंगडम की बेसिस कौन कौन सी थी? इनकी बेसिस में 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो मल्टी सेलुलर है या फिर वो यूनिसेलुलर है। फिर सेल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक्स है या फिर वो यूकैरियोटिक्स है। अब प्रोकैरियोट्स भी आप जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने स्टडी किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 कैटेगरीज हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह, और कुछ हेटरोट्रॉप्स हैं जैसे कि एनिमल्स वगैरह। इन बेसिस की बुनियाद पे हमने तमाम 5 किंगडम्स डिवेलप किए थे और इनमें ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टराइजेशन की थी। अब 5 किंगडम्स थे कौन कौन से, ये तो आप पहले से जानते हैं। फिर हमने इनके फीचर्स पढ़े थे। क्विक रिव्यू करते हैं इनके फीचर्स का। ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के थे। प्रोकैरियोटिक्स में मोनेरा किंगडम प्लेस किया गया था, और यूकैरियोटिक्स में के यूनिसेलुलर वाले हिस्से में प्रोटिस्टा किंगडम को प्लेस किया गया था। फिर यूकैरियोटिक्स के मल्टी सेलुलर वाले सेगमेंट में अगेन 2 तरह के सेगमेंट्स थे, और जो इसमें सेल वॉल वाले सेगमेंट था उसमें एनिमेलिया किंगडम, और विद सेल वॉल वाले सेगमेंट में 2 तरह के किंगडम्स थे। अगेन 2 कैटेगरीज थी, एक फोटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक कैटेगरी में प्लांटी आ जाता था, और हेटरोट्रॉफिक में फंजाई। इनके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बुक से एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं। अब फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 5th लेक्चर था, इसमें इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी 5 किंगडम्स की। अब 5 किंगडम्स की क्यों इंपॉर्टेंट थे, कि इन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप अप कर दिया था, फंजाई को सेपरेट किंगडम बना दिया था, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से अलग कर दिया गया था, और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से अलग कर दिया गया था। और इन तमाम का मकसद इसने किस में हमें एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में मदद की थी। ये तो था 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन का मकसद। अब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे 2 किंगडम्स को, यानी प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी को जब क्लासिफाई किया जाता है तो 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है अगेन 2 कैटेगरीज में, मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स।
फिर हमने इन मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स दोनों का कंपैरिजन किया था, इनका सीड स्ट्रक्चर देखा था, फ्लोरल स्ट्रक्चर देखा था, लीफ स्ट्रक्चर देखा था और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की थी। यहाँ तक हमने प्लांट्स को क्लासीफाई कर लिया। अब क्योंकि एनिमल भी एक बहुत बड़ा किंगडम है, इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई थी और इसकी क्लासिफिकेशन की गई थी ऑन द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम की बेस पे दो तरह के ग्रुप्स बने थे, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है और वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। और फिर हमने इन तमाम के भी फर्दर सेगमेंटेशन की थी, फर्दर क्लासिफिकेशन की थी। इनवर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स डेवलप किए गए थे, स्पॉन्जेस, वॉर्म्स, स्टारफिश, स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ये इन ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं। और वर्टिब्रेट्स के भी अगेन 5 क्लासेस थी, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। इन तमाम के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और इनकी बेसिस पढ़ी थी। और आप जानते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके हैबिटेट के बेस पे और इनकी एडेप्टेशन, स्पेशल एडेप्टेशंस की बेस पे की गई थी। आपने हर क्लासिफाइड ग्रुप को याद रखना है और इसके साथ साथ उसकी बेसिस को भी तैयार रखना है कि किस बेस पे कौन सी क्लासिफिकेशन की गई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ तक हम अपने क्लासिफिकेशन मेन किंगडम्स पढ़ चुके हैं। अब इस क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था? एक तो ये था कि हमारी स्टडी इजी हो जाए, लेकिन क्लासिफिकेशन हमें बताती है एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल हायरार्की के बारे में, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। सो बायोडाइवर्सिटी का इन शॉर्ट मतलब ये था कि पूरे प्लैनेट अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके तमाम फीचर्स, ये तमाम के तमाम एनिमल्स को यूनिक बनाते हैं और इस प्लैनेट को बायोलॉजिकली डाइवर्स बना देते हैं। फिर हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। 3 मेन फीचर्स डिज़ाइन किए गए थे, एक अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। और इन तमाम का नुकसान क्या था, ये किस तरह से अफेक्ट करते थे बायोडाइवर्सिटी को। ये तमाम फीचर ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते थे। अर्बनाइजेशन हो तो भी ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है क्लियरिंग ऑफ लैंड के लिए। पोल्यूशन भी हैबिटेट को डिस्टर्ब करती है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन से एक्वेटिक लाइफ को बहुत बड़ा थ्रेट है। डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है हैबिटेट। सो ये वो 3 फैक्टर थे जिन्होंने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्टली अफेक्ट किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में, हमने इनका सोल्यूशन भी देखे थे, कैसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं जिनकी मदद से हम इन इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं और अपना हैबिटेट रिस्टोर कर सकते हैं। ये था हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। अब हमने, आपको याद है कि अपने हर लेक्चर के साथ इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि साइंस के बारे में हमें कुरान मजीद से क्या क्या तालीमात मिलती हैं। सो जो 4 सेगमेंट्स हमने पहले बनाए थे, उन तमाम सेगमेंट्स के बारे में हमें कुरान मजीद से वाज़ेह हदायत और हिंट्स मिलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी उसकी बेसिस। इसके लिए सूरह हुजरात और सूरह रूम की आयत नंबर 14 और सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 है, जिसमें हमें क्लियरली बता दिया गया है कि क्लासिफिकेशन अल्लाह ताला ने भी फरमाई है। सूरह हुजरात को देखें तो वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, वी हैव क्रिएटेड यू मेल एंड फीमेल। यानी पहली क्लासिफिकेशन तो यहीं पे हो गई, जेंडर की बेस पे। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन भी है और हमें उसकी बेसिस भी बता दी गई है कि क्या है। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई, नेशंस एंड ट्राइब्स। और इसका पर्पस भी हमें बता दिया गया कि वी मे नो वन एंड अदर, कि हम एक दूसरे को पहचान सके, जान सके। किसी ना किसी क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई मकसद होता है। हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। और अल्लाह ताला ने नेशंस और ट्राइब्स में क्लासीफाई किया कि एक दूसरे को पहचाना जा सके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वाज़ेह किए जा सकें। सो यहाँ से भी हमें क्लासिफिकेशन की बेस, उसका कॉन्सेप्ट पता चलता है। और फिर जब सूरह रोम की आयत नंबर 14 देखते हैं, एट द टाइम व्हेन द आवर शैल कम, यानी जब रोज़े क़यामत होगा, एट दैट टाइम दे शैल बिकम सेपरेटेड वन फ्रॉम द अदर। रोज़े क़यामत लोग एक दूसरे से
अलग कर दिए जाएंगे उनकी नेकियों की बिना पर। जो लोग अच्छे होंगे उन्हें अच्छा अजर मिलेगा और जो लोग बुरे होंगे उन्हें बुरा अजर मिलेगा। फिर हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। प्लांट्स क्लासिफिकेशन के बारे में हमें सूरह ताहा में बहुत ही क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि इट इज़ ही, यानी वो अल्लाह ताला ही हैं, हु हैज़ मेड फ्रॉम यू द अर्थ एज अ बेड and inserted therein for you roadways and sent down from the sky rain and produced thereby categories of various plants. Categories of various plants. Categories mean groups, और grouping किस को क्या कहते हैं? Classification. यानी अल्लाह ताला ने प्लांट्स को भी क्लासीफाई कर दिया है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, और हमें तकरीबन 22 स्पीशीज प्लांट्स की कुरान मजीद में मिलती हैं जो डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन था वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में भी हमें कुरान मजीद में से क्लियर इंडिकेशंस मिलती हैं। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर एंड ऑफ देम आर दोज दैट मूव ऑन देयर बेलीज। अब यहाँ पे भी देखें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर दी गई है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी बेलीज पे मूव करते हैं। और जब हमें अपना लेक्चर नंबर 9 या 10 डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि बेलीज पे मूव करने वाले एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स, एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन 2 legs, और 2 legs पे वॉक करने वाले एनिमल्स हैं ह्यूमंस भी तो एनिमल्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स और मैनी अदर्स। एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन 4, और 4 legs पे वॉक करने वाले एनिमल्स भी आप जानते हैं कौन कौन से हैं। इनमें कुछ मैमल्स भी आते हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी शामिल हैं इसमें। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल्स, इंडीड अल्लाह इज ओवर ऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट। अल्लाह ताला जो चाहते हैं बेशक वो करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुरान मजीद में हमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी कितनी क्लियर इंडिकेशंस मिलती हैं, कितने क्लियरली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। सो हमारा काम यह है कि हम कुरान मजीद को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि समझने की कोशिश भी करें और इस पर अमल भी करें। अब बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा था अपने लेक्चर नंबर 14 में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें क्लियरली पता चलता है कि 22 के करीब प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें कुरान मजीद से मिलते हैं। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 30 एनिमल स्पीशीज का कुरान मजीद में नाम लेकर जिक्र किया गया है। सो जब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ का जिक्र किया गया है तो कुरान मजीद में भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर दिया गया है। इसके अलावा और बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंडिकेशंस मिलती हैं। चलिए जी, ये तो था हमारे चैप्टर का रिव्यू। हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक छोटी सी असेसमेंट करते हैं। एक वर्कशीट आपको दी जाएगी, आप ये वर्कशीट इस वीडियो से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके लिंक से, और अपने टीचर से भी ले सकते हैं। इस वर्कशीट को आपने अपने ड्यू टाइम में सॉल्व करना है और जल्दी से टीचर को रिटर्न करना है, सबमिट करना है। पहला क्वेश्चन इस वर्कशीट का ये है कि आपके कुछ किंगडम्स की लिस्ट दी गई है और उस किंगडम्स के सामने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं रैंडम ऑर्डर में। आपने किंगडम्स को पढ़ के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है और राइट आंसर यहाँ पे लिखना है। सपोज किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स सी के साथ हैं। मैं आपको आंसर नहीं बता रही, लेकिन जस्ट सपोज कि इसका आंसर सी है तो आप इस यहाँ पे सी मेंशन कर देंगे। इसी तरह बाकी के तमाम किंगडम्स को भी एनलिस्ट कर देंगे करेक्ट ऑर्डर में। इस वर्कशीट का दूसरा क्वेश्चन था वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये हमारा आज का चैप्टर रिव्यू कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके फीचर्स और ग्रुपिंग देखेंगे, और यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आई होप कि आपने अपना चैप्टर फुली एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।